प्रिय विद्यार्थियों, ऑब्जेक्टिव सीरीज के भाग 2 में हम आज इतिहास के प्रश्न लेंगे मौर्य काल से संबंधित। तो आप बोल रहे होंगे ये भाग 2 कहां से आ गया, भाग 1 तो आया ही नहीं। तो भाग 1 पटेल ट्यूटोरियल चैनल पर है और ये भाग 2 रविंद्र तिवारी के नाम से मेरे चैनल पर है। आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें, दोनों चैनल पर कंटिन्यू आपको ये ऑब्जेक्टिव सीरीज मिलती रहेगी ताकि आप अपना प्रैक्टिस करें, अपना ज्ञान बढ़ाएं, अपने ज्ञान को परखें। इतिहास, हिंदी, भूगोल, छत्तीसगढ़ सभी विषयों से संबंधित आपको मैं प्रश्नों की श्रृंखला उपलब्ध कराऊंगा। तो इतिहास में पहला प्रश्न देखिए, सिकंदर का सीधे संबंध मौर्य काल से नहीं है, लेकिन सिकंदर के ही आक्रमण के कारण घनानंद के जब अत्याचार से जनता दुखी थी और चाणक्य को लगा कि केंद्रीय सत्ता की आवश्यकता है, तो उसने चंद्रगुप्त मौर्य को आगे किया। तो हम सिकंदर से शुरू कर रहे हैं। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज रूल्ड नॉर्थ इंडिया एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेजन? तो समय लीजिए, बनाइए। ए नंद, बी मौर्य, सी सुंग, डी कण्व। क्या होगा उत्तर? नंद। अभी मैंने आपको बताया ही था कि नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद का शासन था सिकंदर के हमले के समय, और उसके बाद ही मौर्य वंश आया। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? अभी ही मुझसे उत्तर निकल गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स ऑफ मगध वाज अ कंटेम्परेरी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट? अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान का कंटेम्परेरी मौर्य वंश का शासक कौन था? ए महापद्मनंद, बी धनानंद या घनानंद, सी सुकल्प, डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो देखिए, महापद्मनंद ये मौर्य वंश का संस्थापक है। इसको लेकर के 2 फैक्ट आपको याद रहने चाहिए। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? महापद्मनंद। अशोक से पहले कलिंग विजय किसने किया था? ये भी पूछते हैं, महापद्मनंद। लेकिन प्रश्न तो यहाँ पर आया है सिकंदर का कंटेम्परेरी या समकालीन कौन था? तो यहाँ उत्तर होगा बी धनानंद या घनानंद। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये अच्छा पैटर्न रहता है, कथन कारण दोनों पर आपको जाना रहता है। क्या है कथन? लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। आफ्टर अ कैंपेन ऑफ अबाउट 2 years, अलेक्जेंडर द ग्रेट लेफ्ट इंडिया इन 325 BC। ये पहला कथन है। कारण दिया गया है उसके भारत छोड़ने का। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। He was defeated by चंद्रगुप्त मौर्य। अब ये 2 कथन है, दोनों का एक दूसरे से रिलेशन लेते हुए आंसर बनता है। कथन कारण आंसर है ये। पहला है ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। तो चलिए, लंबा समय नहीं लेते हैं, आप अभी तक उत्तर को समझ चुके होंगे, नहीं समझे होंगे तो मैं समझा रहा हूं। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने भारत छोड़ा। तो ये एक इतिहास का फैक्ट है, बिल्कुल सिकंदर रहा भारत में, भारत के आसपास में, और 325 ईसा पूर्व में भारत से चला गया। तो पहला कथन सही है। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। दूसरा कथन पूरी तरह से गलत है, क्योंकि सिकंदर का समकालीन शासक अभी तो हम पढ़ के हटे हैं, कौन था? घनानंद। उसके बाद आया है मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य। तो कथन सही है यानी ए, और कारण गलत है आर। तो दोनों सही हैं, ये तो उत्तर होगा नहीं। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। जहां दोनों सही बोल रहा है वो तो होगा ही नहीं। ए सही है, आर गलत है, यही तो उत्तर है। ए गलत है, आर सही है, हो नहीं सकता। तो इस प्रश्न का, तीसरे प्रश्न का उत्तर हुआ सी। आगे बढ़ें। यदि आपको कुछ भी डाउट लगता है टाइप करके बताएं, अगले वीडियो में मैं और एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा कथन कारण के प्रश्नों को। एसर्शन और रीजन वाला है इंग्लिश में, ए एंड आर, ए फॉर एसर्शन, आर फॉर रीजन। प्रश्न क्रमांक 4 बहुत प्यारा प्रश्न है। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया? After a large number of soldiers were killed or wounded on the battlefield, the women of which Indian tribe or kingdom
took up arms against अलेक्जेंडर? अच्छा प्रश्न है। भारत में महिलाएं हमेशा से वीरता और शौर्य का परिचय देते रही हैं। मध्यकाल में आपने जौहर इत्यादि प्रथाओं के बारे में भी सुना है राजपूतों के। बिल्कुल कुछ उसी तरह की घटना है प्राचीन काल की कि सैनिक बड़े संख्या में मारे गए तो महिलाओं ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किए। हम भले पढ़ते हैं जो जीता वही सिकंदर, हमने जीतने नहीं दिया था सिकंदर, आया और लौट गया था। भारत भूमि ने उसका प्रतिकार किया था। किस गणराज्य की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया था? उत्तर है मशग। और आप में से जो कुछ इस घटनाक्रम को विस्तार से जानता है, जो कोई मुझे कमेंट करके बताए क्या जानता है वो। प्रश्न क्रमांक 5, भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। ए, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। बी, उसकी फौज बेहतर थी। सी, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली। डी, वह एक अच्छा प्रशासक था। Alexander's success in India was due to the following reasons. There was no central authority in India at that time. His army was superior. C, he received assistance from renegade rulers. D, he was a good administrator. आंसर पर अब तक आप आ गए होंगे। चौथा सही नहीं है। सिकंदर के प्रशासन का भारत के विजय अभियान से कोई लेना देना नहीं था। वो भारत को जीता। मैं आपको बता ही रहा हूं कि मौर्य काल की पृष्ठभूमि ही से हम शुरू कर रहे हैं, फिर मौर्य काल में जाएंगे। वो भारत को जीत ही इसलिए पा रहा था कुछ कुछ इलाकों को, क्योंकि भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। इसीलिए इस समस्या को चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य ने समझा और भारत में केंद्रीय सत्ता स्थापित करने के लिए उसने चंद्रगुप्त को आगे लाया। तो ए सही है। उसकी फौज बेहतर थी, यूरोपीय प्रणाली थी। हमारी परंपरागत फौज, उससे कुछ श्रेष्ठता लेकर उसकी फौज आई, यूनानी फौज। उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली। आम्भीक का नाम आता है तक्षशिला के राजा का। उसने सिकंदर का सामना भी ढंग से नहीं किया और उसे भारत में आगे बढ़ने का रास्ता भी बताया। तो 1, 2, 3 ये सही है। आंसर हो गया बी। 6वें प्रश्न पर चलते हैं। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। नेम द ब्रेव इंडियन किंग whom Alexander defeated on the banks of the झेलम। तो उस वीर भारतीय राजा का नाम था पोरस। आंसर है बी। प्रश्न क्रमांक 7, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? अच्छा प्रश्न है ये। Who among the following did not come to India with Alexander? A, Nearchus, B, Anacicrates, C, Diomachus, D, Aristobulus। उत्तर है सी, डायमेकस। नियार्कस, आनेसिक्रिटीज, एरिस्टोबुलस तीनों सिकंदर के साथ आए। ये कौन थे? जो विद्यार्थी जानता है कमेंट करके बताए, बड़ा अच्छा लगेगा। और डायमेकस कौन है? यदि इसके बारे में भी कोई बताएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपके लिए एक टास्क छोड़ रहा हूं। उत्तर है सी। प्रश्न क्रमांक 8, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? विच रूलर एस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट एम्पायर इन इंडिया? ए, चंद्रगुप्त मौर्य, बी, अशोका, सी, कनिष्क, डी, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। टाइप कर सकते हैं आप आंसर। उत्तर है डी, चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये भारत का पहला साम्राज्य निर्माता है जिसने उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम भारत को जीता। प्रश्न क्रमांक 9, निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना राजवंश है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी? ए, गुप्त, बी, मौर्य, सी, वर्धन, डी, कुषाण। तो 100% ऑप्शन है, इसका आंसर है मौर्य। और क्रम से जाएंगे तो मौर्य, मौर्यों के बाद कुषाण, कुषाणों के बाद गुप्त और गुप्तों के बाद वर्धन। कभी कभी क्रम से जवाब भी बोलता है। धीरे धीरे आप सीखते जाएंगे। मौर्य काल से ये ऑब्जेक्टिव सीरीज कंटिन्यू रहेगी। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर? ए, बिंदुसारा, बी, बृहद्रथ, सी, अशोक और डी, चंद्रगुप्त मौर्य। बिल्कुल सरल। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न क्रमांक 11 किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? Whose text specifically describe चंद्रगुप्त मौर्य? ए, भास, बी, शूद्रक, सी, विशाखदत्त, डी, अश्वघोष। अपना समय लें। आंसर समझिए। आंसर तो सी है, विशाखदत्त। विशाखदत्त की रचना है मुद्रा राक्षस।
विशाखदत्त गुप्तकालीन विद्वान हैं, लेकिन उनकी रचना मुद्रा राक्षस में मौर्य काल के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। आंसर है सी। शूद्रक की रचना है मृच्छकटिकम, याद रखिए। स्वप्न वासव दत्ता बड़ी प्रसिद्ध रचना है भास की। वासव दत्ता उसकी नायिका है। कौन थी वासव दत्ता? खोजें जाने तो भास, शूद्रक ये भी गुप्त काल के हैं, विशाखदत्त भी गुप्त काल के हैं, पर विशाखदत्त की रचना गुप्त काल के होने के बावजूद मौर्य काल की जानकारी देती है। अश्वघोष कनिष्क के समकालीन थे। अश्वघोष की रचना का नाम है बुद्धचरित। कल की क्लास में हमने पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 12, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोट्स कहा गया था? जो चंद्रगुप्त है वो शेंद्रगुप्त से बिगड़ते बिगड़ते शेंद्रकोट्स बना, और यूनानी लेखक चंद्रगुप्त को ही क्या बोलने लगे? सेंड्रकोट्स। तो यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रकोट्स कहा गया? चंद्रगुप्त मौर्य को। प्रश्न क्रमांक 13वां, सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? अच्छा प्रश्न है ये। ए विलियम जोन्स, बी स्मिथ, सी आर के मुखर्जी, डी आर भंडारकर। तो जो यूनान का सेंड्रोकोट्स है वही भारतीय चंद्रगुप्त है, ऐसा बताने वाले विद्वान थे विलियम जोन्स, जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी 1784 में। प्रश्न क्रमांक 14, निम्न में से किसने सेंड्रोकोट्स, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? Who among the following mentioned the meeting between Sendrocotus and Alexander the Great? तो अभी मैंने आपको बताया है कि किसने चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोट्स कहा था? जस्टिन ने। तो दोनों की भेंट का वर्णन भी शायद वही किया होगा। आप चेक करें, जाएं, समझें, सोचें। मेरे पास मॉडल आंसर भी है जिसे आपने क्लास में देखा था। मॉडल आंसर में भी इसका आंसर क्या लिया गया था, कुछ बच्चों को डाउट था। देखिए मॉडल आंसर में भी इसका आंसर जस्टिन ही लिया गया था। यदि आंसर बताने में कुछ मिस्टेक हुआ रहा होगा तो आप सुधार सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर जाइए। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ। तो किसके प्रधानमंत्री थे? एकदम सरल है, किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? ये सब आपको खुश करने के लिए दिया गया, कुछ तो आपसे बने। किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया? क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। द फर्स्ट इंडियन एम्पायर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य का अन्य नाम था, अनदर नेम ऑफ चाणक्यवास, अभी हमने पढ़ा, क्या होगा? बी विष्णुगुप्त। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? ए कौटिल्यास बुक अर्थशास्त्र इज बेस्ड ऑन विच सब्जेक्ट? ए आर्थिक संबंध, इकोनॉमिक रिलेशंस, बी शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ स्टेटक्राफ्ट, सी विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी, डी उपरोक्त में से एक से अधिक। तो समझिए, नाम है अर्थशास्त्र पुस्तक का, लेकिन वो राजनीति से संबंधित पुस्तक है और विस्तार से राजनीति से जुड़ी समस्त घटनाओं की जानकारी देती है। तो आर्थिक संबंध तो है उसमें, विदेश नीति भी है, शासन कला, शासन कैसे किया जाए ये शासन कला है, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस ऑफ स्टेट क्राफ्ट, शासन कला। तो शासन कैसे चलाया जाए ये भी कौटिल्य समझा रहे हैं। उसके लिए इकोनॉमी जरूरी है ये भी बता रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी के तो कौटिल्य से बड़े ज्ञाता कोई नहीं माने गए हैं, मंडल सिद्धांत उनका फेमस है। तो आंसर होगा डी उपरोक्त में से एक से अधिक। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक, कौटिल्याज अर्थशास्त्र इज अ। चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक, ड्रामा अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य, बी आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी, सी चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, डी शासन के सिद्धांतों की पुस्तक, बुक ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस। तो अभी तो हमने व्याख्या की है, उसी का ये उप प्रश्न है। समझिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र न तो चंद्रगुप्त की जीवनी है, न तो किसी की आत्मकथा है, न तो इतिहास है, वो शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग कौन था? According to the sevenfold theory of the state, which of the following was the seventh organ of the state? A जनपद, बी दुर्ग, ए जनपद, बी दुर्ग, फोर्ट, सी मित्रा, डी कोष, ट्रेजरी। तो आंसर जो जानता है वही जानेगा।
राज्य के 7 अंग थे कौटिल्य के अनुसार। इसे सप्तांग सिद्धांत 7 एलिमेंट थ्योरी कहते हैं। 7 अंगों के नाम है क्रम से स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, बल, कोष और मित्र। मित्र यानी आपके अलायंस, सहयोगी राष्ट्र। ये राज्य का 7वां अंग है। 21वें का उत्तर सी। अच्छा प्रश्न है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलुओं पर विकास डाला गया है? रिपीट हो रहा है, राजनीतिक नीतियां, पॉलिटिकल पॉलिसीज। 23वां अच्छा प्रश्न है। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? अकॉर्डिंग टू कौटिल्याज अर्थशास्त्र विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? तो एक से ज्यादा तो करेक्ट होंगे। फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट बोल रहा है। ए, न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। अ पर्सन कुड बिकम अ स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट। तो देखिए, इससे आपको 2 बातें पता चल रही है। मैं व्याख्या करते ही जा रहा हूं समय बचे करके, कि न्यायिक दंड यदि मिला तो न्याय किसी को किसी का दास बना सकती थी। यानी किसी के परिवार के एक सदस्य की किसी व्यक्ति ने हत्या कर दी, अब उसकी सजा क्या होगी? या तो सामने वाले को मृत्यु दंड दे दिया जाए, या सामने वाले को उस परिवार का दास बना दिया जाए, ताकि उस परिवार के आर्थिक क्षति की भी पूर्ति हो और सामने वाले को भी सुधरने का मौका मिले। ये एक आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, बाकी आप अर्थशास्त्र उठा के पढ़ें। और इससे ये भी पता चल रहा है कि दास प्रथा थी मौर्य काल में, जिसको लेकर के लोगों में कंफ्यूजन रहता है। तो न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। यदि कोई स्त्री दास है और उसको उसके मालिक से संतान हो गई तो फिर उसे दासता से मुक्त कर देते थे। अ फीमेल स्लेव बिकम लीगली फ्री अपॉन बियरिंग अ सन थ्रू इंटरकोर्स विथ हर मास्टर। तो ये भी सही है। तीसरा है, यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। नियमानुसार मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलता था। अलग अलग संतानों की श्रेणियां हैं भारतीय परंपरा में। औरस स्वयं का पुत्र, दत्तक गोद लिया पुत्र, जारज अवैध संबंधों से उत्पन्न पुत्र, और कानीन कुंवारी लड़की से उत्पन्न पुत्र। तो जारज और कानीन पुत्रों की आलोचना मिलती है। यद्यपि माता पिता की ये गलती है, पर पुत्रों को उसकी सजा भुगतनी पड़ती थी संतानों को। तो तीसरा करेक्ट नहीं है, वो अधिकार उन्हें कानूनी रूप से नहीं मिलता था। इसका उत्तर होगा 1 और 2। थोड़ा सा टेक्निकली टफ प्रश्न है, आजकल ऐसा भी कुछ कुछ पूछ रहा है। 24वां फिर से सरल प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंपेयर्ड टू मैकियावेलीज द प्रिंस? 4 ऑप्शन है। ए, कालिदास का मालविकाग्निमित्र, कालिदासाज मालविकाग्निमित्रम, बी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सी, वात्स्यायन का कामसूत्र, डी, तिरुवल्लुवर का तिरुकुरल। तो सीधा सीधा उत्तर है भाई, जो जानता है वो जान गया होगा। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। दोनों ही राजनीति से, कूटनीति से, डिप्लोमेसी से संबंधित किताबें हैं, इसीलिए कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? शायद मैं आपसे कुछ देर पहले पूछ रहा था। ड्यूरिंग हुज रीजन डिड डायमेकस केम टू इंडिया? ए, चंद्रगुप्त मौर्य, बी, बिंदुसार, सी, अशोक, डी, कनिष्क। आंसर विल बी बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन था? सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज था। और मेगास्थनीज के बाद बिंदुसार के दरबार में यदि किसी राजदूत का नाम आपको याद रखना है, डायमेकस। क्वेश्चन नंबर 26, बढ़िया क्वेश्चन है। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ड्यूरिंग बिंदुसारा's reign, Ashoka conquered the Avanti महाजनपद and annexed it to the Mauryan Empire. Which text mentions this? तो इसकी जानकारी देखिए, एक प्यारी बात है। अवंती महाजनपद अशोक ने जीता, ठीक। यद्यपि अवंती चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी। हो सकता है विद्रोह हो गया हो बाद में। और ये भी हम जानते हैं कि अशोक अवंती का गवर्नर था,
तो ये बातें तो कह ही रही है कि एक प्रकार से अशोक के पहले ही अवंती यानी उज्जैन किसका साम्राज्य का हिस्सा बन चुका था, मौर्यों का। पर एक बुक है बुद्धघोष की सामंत पसादिका, वो इस घटना का उल्लेख करती है कि अवंती अशोक ने जीता था। सही है गलत है अलग मैटर है। प्रश्न यह है कि किसने ऐसा कहा है कि अशोक ने अवंती जीता, तो बुद्धघोष की सामंत पसादिका। सामंत पसादिका किसकी रचना है, बुद्धघोष की। राज्याभिषेक से पहले अशोक कहाँ का गवर्नर था, यह भी आया है। तो राज्याभिषेक से पहले अशोक कहाँ का गवर्नर था, अवंती का। क्वेश्चन नंबर 27 भी बढ़िया है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। चंद्रगुप्तास पैलेस इन पाटलिपुत्रा वाज प्राइमरी बिल्ट ऑफ ए ईंटों का, ब्रिक्स, बी पत्थर का, स्टोन, सी लकड़ी का, वुड, डी मिट्टी का, क्ले। क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य का महल या मौर्यों का महल लकड़ी का था, बड़ा ही भव्य महल था। गुप्त काल में भारत की यात्रा करने आए हुए व्यक्ति ने या उसके बाद के किसी व्यक्ति ने इस महल को देखा था, मौजूद था। गुप्त काल या वर्धन काल में, जानबूझकर मैं कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा हूं। दो विदेशी यात्री हैं, फाहियान और वेनसांग, तो दोनों में से किसी एक ने इस महल को देखा है। किसने देखा है आप कमेंट करके बताएं। और बाद में लकड़ी की बनी चीज है, ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी, ये महल अवशेष के रूप में रह गया, नष्ट हो गया। अशोक के स्तंभ रह गए क्योंकि वो पत्थर के बने थे। तो मौर्यों का महल लकड़ी का बना था और इसमें कोई गलत बात नहीं है। बहुत लंबे समय तक भारत में घर लकड़ी से बनाए जाते रहे, भव्य इमारतें बनती थी लकड़ी की। प्रश्न क्रमांक 28, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुंभहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? द रिमेन्स ऑफ विच एंशिएंट सिटी हैव बीन फाउंड एट द कुंभहार साइट? तो पाटलिपुत्र नगर के ही अवशेष कहां से मिले हैं? कुंभहार से मिले हैं। और पाटलिपुत्र किनकी राजधानी थी? मौर्यों की। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था, यही बुलंदी बाग पटना के समीप की जगह है। तो बुलंदी बाग का संबंध भी किससे है? पाटलिपुत्र से है। वन लाइनर फैक्ट है, याद करें। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन विजय प्राप्त की? 101% चंद्रगुप्त ने। क्योंकि अशोक के अभिलेख दक्षिण से मिलते हैं पर दक्षिण विजय का जिक्र नहीं है, वो कलिंग को जीतता है। चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण में जाकर के तपस्या करता है, श्रवणबेलगोला में, मैसूर में है। तो जब वो उसके साम्राज्य का भाग था तभी तो वहां वो तपस्या करेगा। इन सब कारणों से दक्कन विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? इसमें भी उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि सौराष्ट्र में, गुजरात में सुदर्शन झील है। उस झील को बनाने वाले व्यक्ति का नाम, जिसके शासनकाल में बनी, वो चंद्रगुप्त मौर्य है। तो मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र ये भी जीतने वाला कौन है भाई? पहला साम्राज्य स्थापित करने वाला चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू चंद्रगुप्त मौर्य? थोड़ा सा ये क्वेश्चन गड़बड़ है। ए सुसीम, बी सांची, सी रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख, डी विष्णुगुप्त। तो मैं कुछ व्याख्या कर दे रहा हूं। इसमें विष्णुगुप्त तो संबंधित हैं चंद्रगुप्त मौर्य से। रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख जो है, रुद्रदमन कौन है? एक शक शासक है। वो जूनागढ़ शिलालेख में बताता है कि गिरनार में सुदर्शन झील थी, जूनागढ़ में सुदर्शन झील थी, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय बनाया गया था। अशोक ने उससे नहरें निकलवाई और आज उसके टूट जाने पर रुद्रदमन उसकी मरम्मत कर रहा है। तो बी, डी और सी जुड़ गए। सांची का जो स्तूप है अशोक ने बनवाया, तो ये तो चंद्रगुप्त से नहीं जुड़ा है। सुसीम इनडायरेक्ट चंद्रगुप्त से जुड़ा है भाई। सुसीम जो है अशोक का भाई है। तो चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा सुसीम, तो ये चंद्रगुप्त का नाती है, उसके बेटे का बेटा, पोता है। और सांची ऐसा आप जोड़ सकते हो जबरन कि चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक, अशोक बनवाया था सांची को। तो ये सब कुतर्क की श्रेणी में आ जाएगा। और प्रश्न भी उसी टाइप का है, ज्यादा परेशान नहीं होते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33। प्रश्नों के साथ स्पष्टता एक शर्त होती है पीएससी में या किसी भी परीक्षा में। जो भी विवाद, यद्यपि ज्यादा विवादित नहीं है, और भी यदि कंट्रोवर्शियल प्रश्न आते हैं तो समझिएगा वो दावा आपत्ति में कैंसिल हो जाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे ही विवादित प्रश्नों के पीछे अपनी जिंदगी खराब करते रहते हैं। विवादित प्रश्नों को छोड़िए, ज्ञान बढ़ाते चलिए। हिस्ट्री में ज्ञान बढ़ जाए तो केमिस्ट्री पढ़िए, केमिस्ट्री में बढ़ जाए तो ज्योग्राफी पढ़िए, है ना। कंझट से ज्यादा जूझना नहीं चाहिए।
अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। इंस्क्रिप्शन विच प्रूव्स दैट चंद्रगुप्तास द इम्पैक्ट ऑन वेस्टर्न इंडिया। तो आंसर मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, अभी मैंने हल्ला कर करके बताया है। गुजरात, जूनागढ़, सौराष्ट्र, सुदर्शन झील, दैट मीन्स रुद्र दमन का जूनागढ़ शिलालेख। आप अपनी कॉपी में एक अलग से नोट्स बनाएं रुद्र दमन के जूनागढ़ अभिलेख पर। प्रश्न क्रमांक 34, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है। देखिए फिर प्रश्न आया है, सब अलग अलग परीक्षाओं के प्रश्न हैं। रुद्र दमन के जूनागढ़ अभिलेख से, फ्रॉम जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्र दमन। सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया? हु बिल्ट सुदर्शन लेक? चंद्रगुप्त मौर्य। अभी पढ़े। सेल्यूकस, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध और अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया? सेल्यूकस, whom Alexander defeated in सिंध एंड अफगानिस्तान, हु वाज डिफीटेड, ये थोड़ा सा ट्रांसलेशन में गलती हो गया है। सेल्यूकस को डेपुटेड किया गया था, नियुक्त किया गया था, किसके द्वारा? सिकंदर के द्वारा, सिंध और अफगानिस्तान में, और उसने भारत पर हमला किया। जो हिस्ट्री जान रहा है वो जान रहा है। और सेल्यूकस को हराने वाला वीर चंद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 37, वही प्रश्न का उप प्रश्न। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? इन विच ईयर डिड चंद्रगुप्त मौर्य डिफीट सेल्यूकस? याद कर लें, कब किया था? 305 ईसा पूर्व, 305 BC। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? हु एस्टेब्लिश्ड राजधर्मा बेस्ड ऑन द थ्री-फोल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ टॉलरेंस, जेनरोसिटी एंड कंपेशन। तो ये इतना बड़ा फैक्ट है कि तुरंत आपको दिखना चाहिए उत्तर अशोक। सहिष्णुता, उदारता, करुणा जिसके शासन के आधार थे। अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अशोका। अशोका's definition of dharma is taken from the राहुलोवाद सूत्र। जो नहीं जानता वो लिख ले, मैं ही समझा दे रहा हूं। अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी है वो राहुलोवाद सूत्र से ली गई है, 100% सही है। धर्म की क्या परिभाषा है? अशोक के ही शिलालेखों में प्रश्न आता है कीचु धम्मे, धम्म क्या है? फिर उत्तर आता है धम्मे साधवे अपियासिनवे बहुकयाने दया दाने सचे साचिए माधवे साधवे चा। ये जो धर्म की परिभाषा है कभी विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे। ये बौद्ध ग्रंथ राहुलोवाद सूत्र में है। पहला कथन सही है। अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्र नामक नवीन प्रकार के कर्मचारी की नियुक्ति की। इन द 14th year of his coronation, अशोक अपॉइंटेड अ न्यू टाइप ऑफ ऑफिशियल कॉल्ड द धर्म महामात्रा। ये भी 100% सही है। तो दोनों कथन सही हैं, बोथ 1 and 2। आंसर विल बी ए। निम्न में से कौन सा अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वाज नॉट इंक्लूडेड इन अशोकाज एम्पायर? सीधे उत्तर बता रहा हूं, श्रीलंका। अफगानिस्तान था, चंद्रगुप्त मौर्य जीत चुके थे इसे। बिहार, पाटलिपुत्र में तो बैठे ही थे। श्रीलंका में अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को भेजा, जीता नहीं था। कलिंग तो अशोक ने जीता भाई, दुनिया जानती है। तो आंसर है श्रीलंका। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग अशोकाज इंस्क्रिप्शंस मेंशंस साउथ इंडियन स्टेट्स? तो दक्षिण के राजाओं का जिक्र करता है अशोक सेकंड, द्वितीय में जर्रा के द्वितीय शिलालेख में। उनको बोलता है कि विद्रोह करेंगे तो सावधान रहें, मैं वही अशोक हूं जिसने कलिंग जीता था। भारत का प्रथम अस्पताल और औषधि बाग निर्माण करवाया था। इंडिया फर्स्ट हॉस्पिटल एंड मेडिसिनल गार्डन वाज बिल्ट बाय। तो ये भी महान काम करने वाले कौन थे? अशोक। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बावजूद या बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण है डिस्पाइट बीइंग अ बुद्धिस्ट, अशोका डिड नॉट अबंडन हिज फेथ इन हिंदुइज्म। हिंदुइज्म में उसका फेथ था। दिस इज एविडेंस्ड बाय, इसका प्रमाण है वो ना देवानाम प्रिय की उपाधि रख के चलता था, देवताओं को प्रिय। तो जो देवी देवता को मानेगा वही तो अपने आप को देवानाम प्रिय बोलेगा। तो इसका आंसर होगा सी।
क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? तो ये बड़ा फैक्ट है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस मेंशंस द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रीन ऑफ अशोका? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल बहुत बड़ी घटना है, बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ वहीं से। अशोक ने श्रीलंका भेजा महेंद्र और संघमित्रा को। तो ये क्या अशोकाज एडिक्ट अशोक के अभिलेखों में है? नहीं है, अशोक ने अपने किसी अभिलेख में नहीं लिखा है। क्या दीपवंश में है? क्या महावंश में है? तो जो नहीं जानता वो लिखे अपने कॉपी में। दीपवंश और महावंश सिंहल बौद्ध ग्रंथ है, सिंहल यानी श्रीलंका के, और इन्हीं किताबों में लिखा गया है कि तीसरी बौद्ध सभा के बाद महेंद्र और संघमित्रा आए। और दिव्यावदान ये भी बौद्ध ग्रंथ है, पर ये तक्षशिला के विद्रोह के बारे में लिखती है, जो सुसीम के गवर्नर होने पे हुई थी, और अशोक ने तक्षशिला के विद्रोह का दमन किया था। तो आंसर है 2 और 3, बी। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 45, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? इन विच सिटी वाज द बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ अशोका? रटना है तृतीय बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में हुई थी। निम्नलिखित शासकों में से कौन बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? सभी मौर्य शासक हैं। द फॉलोइंग मौर्यंस रूलर वेयर द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिस्ट? कौन थे? तो क्या चंद्रगुप्त था? नहीं था, जैन धर्म में था। अशोक था। बिंदुसार था क्या? नहीं, वो आजीविकों को संरक्षण दे रहे थे तो हिंदू। दशरथ अब आपको मान लो नहीं पता है। तो 1 नहीं था, 3 नहीं था, 2 था। तो जहां जहां पे 1 है काट डालो, 1 नहीं हुआ। जहां जहां पे 3 है काट डालो, नहीं हुआ। तो यानी ए आंसर नहीं हो सकता, बी आंसर नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, तो डी होगा, अशोक और दशरथ। और आपको एक नया फैक्ट भी मिल गया, अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और कौन था? दशरथ भी था। कौन है दशरथ भाई? भगवान राम के पिता नहीं, मौर्यकालीन दशरथ। रज्जुक थे तो मौर्य शासन में अधिकारी, ऑफिशियल्स इन द मौर्यंस रूल। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रदेष्टा किस विभाग से संबंधित हैं? इन द मौर्यंस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विच डिपार्टमेंट डज द प्रदेष्टा बिलोंग टू? प्रदेष्टा जो थे वो न्याय विभाग से भी जुड़े थे, उनके ऊपर न्यायिक जिम्मेदारियां इत्यादि थी, उनके और भी कई कार्य थे। मैं आपके लिए इसे होमवर्क के रूप में छोड़ रहा हूं। 2 प्रश्न और बचे हैं, फिर हम इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा देंगे। मुझको पता है प्रश्न बनाते बनाते याद आ रहा है, अब कोई नीचे में कमेंट करेगा सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, रविंद्र तिवारी के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसमें आप 50 प्रश्न देख सकते हैं। आंसर तो मैं आपको बता ही दिया। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर द बेस्ट स्तूपा? ए अमरावती, बी भरहुत, सी सांची, डी सारनाथ। तो अशोक के द्वारा बनवाया गया सांची का स्तूप सर्वश्रेष्ठ स्तूप, नो डाउट है। देखिएगा उसको चित्र, उसका वीडियो यूट्यूब में है, सब ये चीजें अशोक ने बनवाया, बौद्ध धर्म से संबंधित है। कभी मैं स्तूपों के बारे में अलग से आपको बताऊंगा। अशोक 84,000 स्तूप बनवाया था ऐसा कहते हैं। 84,000 तो मिले नहीं है, लेकिन बहुत से मिले हैं, उनमें सबसे फेमस मिला है सांची का स्तूप। फिर एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? विच रूलर बिल्ड द सांची स्तूपा? अशोक। तो ये 50 प्रश्न हुए। ठीक, इसको आप बार बार देखें, प्रैक्टिस करें। ये है मेरे रविंद्र तिवारी के नाम से चैनल पर, और हिंदी के 50 प्रश्न हैं पटेल ट्यूटोरियल चैनल पर। दोनों चैनल्स पर कंटिन्यू ऑब्जेक्टिव सीरीज आती रहेगी, और टेलीग्राम चैनल पर आपको उनके पीडीएफ भी मिलते रहेंगे। तो पटेल ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब करें, रविंद्र तिवारी के नाम से जो मेरा चैनल है उसे सब्सक्राइब करें, और वैसे ही मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और अपनी तैयारी को और अधिक सहज सरल बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।